जो लास्ट हमने चैप्टर सेकंड ख़त्म किया था, तो आज हमारा चैप्टर थर्ड है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड प्रोसीजरल पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये मेरा समझाने वाला नहीं है, लेकिन मैं पढ़ता जाता हूँ, ये आप लोग समझते जाएंगे, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने कहीं ना कहीं CRPC PPC में पढ़ी हुई हैं। जो एक्चुअल समझने वाली चीज़ें थी इसके अंदर, वो चैप्टर 2 तक, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 था। बाकी सारी चीज़ें जो अगला चैप्टर आएगा ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो सही, लेकिन इंशाल्लाह ये चीज़ें गाहे बगाए आपको याद होती जाएंगी। वो कह रहा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। द फेडरल गवर्नमेंट में एस्टेब्लिश और डेजिग्नेट a law enforcement agency as the investigation agency for purposes of investigation of offences under this act। तो फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि ये फेडरल लॉ है, इसलिए आपने देखा होगा कि ये फेडरल के लिए फेडरल गवर्नमेंट ही सब कुछ करती है, तो वही जो है इसको इन्फोर्स करवाएगी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पर्पज के लिए ये बनाएगी। फिर अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर अंडर दिस एक्ट, the investigation agency and the authorized officer shall in all matters follow the procedure laid down in the code to the extent that it is not inconsistent with any provision of this act। कोड से मुराद हमने पढ़ा हुआ है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो आपका CRPC है। तो वो कह रहा है तमाम का तमाम इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर तमाम ऑफिसर्स ने जो फॉलो करना है वो वही प्रोसीजर होगा जो आपने CRPC में पढ़ना है। इंशाल्लाह हम जो है आज से ही थोड़ा थोड़ा CRPC और PPC को भी स्टार्ट करते हैं, ताकि वो लेंथी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी हम 10-10 मिनट के लिए वो यूज़ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से भी अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ते जो साथ में आपको ये रहे कि आप लोगों को चीज़ें याद हो रही हैं। अच्छा खैर, साथ में उसने कहा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी शैल एस्टैब्लिश इट्स ओन कैपेसिटी फॉर फोरेंसिक एनालिसिस ऑफ द डाटा और इन इंफॉर्मेशन सिस्टम and the forensic analysis reports generated by the investigation agency shall not be inadmissible in evidence before any court for the sole reason that such reports were generated by the investigation agency। वहाँ पे कह रहा है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगी वो खुद ओन कैपेसिटी में क्या करेगी, एक फोरेंसिक एनालिसिस डाटा ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए एक फोरेंसिक एनालिसिस रिपोर्ट्स बनाएंगी, और वो जो फोरेंसिक एनालिसिस रिपोर्ट्स होंगी ये आगे इन्होंने लेबॉर्ट्री बनाएंगे, आगे आ जाएगा आपका लेबॉर्ट्री इनकी बनेगी, और लेबॉर्ट्री के अंदर आप इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर मैं आपको दिखा दूं, बल्कि इनकी अपनी लेबॉर्ट्रीज बनाई जाती हैं जो कि इन्होंने क्या करनी है वो जिस ये फोरेंसिक लेबॉर्ट्री सेक्शन 40 अगर मैं दिखा सकूं, सेक्शन 40 फोरेंसिक लेबॉर्ट्री है, जिसके अंदर से ये देखते हैं कि आया कि ये टेम्पर तो नहीं किया गया, आया कि इसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज तो नहीं की गई, तो वो चीज़ें इसके अंदर वो बता रहा है कि फोरेंसिक रिपोर्ट्स वो होंगी, और ये फोरेंसिक रिपोर्ट इनएडमिसिबल नहीं है, ये एडमिसिबल है, शैल नॉट बी इनएडमिसिबल। एविडेंस में ये एडमिसिबल है और ये एविडेंस में इस्तेमाल भी होती हैं। फिर notwithstanding any provision for any law, other law, the federal government shall make rules for appointment and promotion in the investigation agency, including undertaking specialized courses in digital forensics, information technology, computer science, and other related matters for training of the officers and staff of the investigation agency। तो फिर कह रहा है कि बावजूद इसके कि अब तमाम लॉज में बताया हुआ, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट फिर भी जैसे ही ये लॉ आया, इस लॉ के मुतालिक उन्होंने क्या किया कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट है ये करेगी कि उनको इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर, इनके अंदर फोरेंसिक किस तरह, डिजिटल फोरेंसिक किस तरह होती है, इसके अंदर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन को किस तरह इस्तेमाल होना है, कंप्यूटर साइंस क्या होती है, इनकी ट्रेनिंग्स का बंदोबस्त ये फेडरल गवर्नमेंट करती है कि ताकि इनको ट्रेनिंग्स दी जाए, इनके ऑफिसर्स को और तमाम को, तो वो ट्रेनिंग्स भी देना इसका काम है फेडरल गवर्नमेंट का। फिर पार्ट टू इन्वेस्टिगेट ओनली एन अनऑथराइज्ड ऑफिसर, जिसको हमने 26 में ऑथराइज्ड पढ़ा था, ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी शैल हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। तो वो कह रहा है ये भी ये ऑथराइज्ड ऑफिसर के पास ही उस ऑफेंस की
अब ऑफेंस की डेफिनेशन आपने इसके अंदर 225 में गालिबन पढ़ी थी कि क्या होता है ऑफेंस। उसने कहा कि जब भी ऑफेंस होगा उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन ऑथोराइज्ड ऑफिसर ही करेगा या एजेंसी करेगी, जो एजेंसी का ऑथोराइज्ड ऑफिसर होगा वही करेगा। फिर provided that the federal government or the provincial government may, as the case may be, constitute one or more joint investigation team, जिसे JIT कहा जाता है, एक या एक से ज्यादा JITs बनाई जाएंगी और वो क्या करें, comprising of an authorized officer of the investigation agency and any other law enforcement agency for the investigation of an offense under this act and any other law for the time being enforced। तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या किया जा सकता है, गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक या एक से ज्यादा JIT मतलब ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स बना सकती हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। फिर उसने कहा एक्सपीडिएटेड प्रेजर्वेशन एंड एक्विजिशन ऑफ डाटा। अब जो चीज़ें उन्होंने एक्वायर किया है डाटा, उसको फौरन उसको क्या करना है, प्रिजर्व करना है या क्या करना है, तो ये उसको बताएगा। इफ द ऑथोराइज्ड ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट, अगर तो ऑथोराइज्ड ऑफिसर को ये पता है, सेटिस्फेक्शन है, तो वो क्या करेगा, स्पेसिफिक डाटा, किसको, स्पेसिफिक डाटा के मतलब स्टोर्ड इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम और बाय मींस ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम इज रीजनेबली रिक्वायर्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, वो चाहिए उसको, तो वो या देयर इज अ रिस्क। उसने कहा एक किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम में कोई डाटा पड़ा हुआ है या इंफॉर्मेशन और उनको चाहिए किसके लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। या दूसरी बात कहता है देयर इज अ रिस्क और वल्नरेबिलिटी दैट द डाटा मे बी मॉडिफाइड, ये भी उनको खदशा है कि ये नागजीर हालात में ऐसा हो सकता है कि डाटे का कोई मॉडिफाई चेंज कर दे या लॉस्ट कर दे या डिस्ट्रॉय आर रेंडर्ड इनएसेसिबल टू द ऑथराइज्ड ऑफिसर। तो फिर वो क्या करेगा, बाय रिटर्न नोटिस, वो लिख कर एक नोटिस देगा, गिवन टू द पर्सन इन कंट्रोल ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम। किसको नोटिस देगा, जिसके कंट्रोल में इंफॉर्मेशन सिस्टम है। रिक्वायर दैट पर्सन, और उसके क्या मांगेगा, टू प्रोवाइड दैट डाटा, कि वो डाटा मुझे दे दो, आर टू इंश्योर, या मुझे यकीन दहानी करवा दो, दैट द डाटा स्पेसिफाइड इन द नोटिस, जो कि मैंने नोटिस दिया कि ये डाटा चाहिए, बी प्रिजर्व, इसकी श्योर करो कि ये डाटा प्रिजर्व रहेगा, एंड द इंटेग्रिटी देयर ऑफ इज मेंटेन फॉर द पीरियड, और ये उस वक्त तक मेंटेन रहेगा, पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज एज स्पेसिफाइड इन द नोटिस। जिस तरह नोटिस में लिखा होगा 90 दिन से कम, 90 दिन तक कम से कम तुम ये डाटा छेड़ोगे नहीं, पहली बात। दूसरी, प्रोवाइडेड दैट द ऑथोराइज्ड ऑफिसर शैल इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 24 आवर्स ब्रिंग टू द नोटिस। अब यही बात कर रहा है कि ऑथोराइज्ड ऑफिसर फौरन, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा नहीं, नॉट लेटर देन 24 आवर्स, ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द कोर्ट, और ये भी कोर्ट को भी नोटिस करेगा द फैक्ट्स ऑफ एक्विजिशन, कि हमने ये डाटा एक्वायर कर लिया है, हमने ये डाटा कब्जे में ले लिया है ऑफ सच डाटा, एंड द कोर्ट ऑन रिसीट ऑफ सच इंफॉर्मेशन, जिस दिन कोर्ट को ये पता चलेगा कि ये डाटा उन्होंने क्या ले लिया है, अपने कब्जा में ले लिया है, मे पास सच ऑर्डर्स एज डीम अप्रोप्रिएट, जैसे उनको मुनासिब लगता है वो डाटा के मुतालिक एक ऑर्डर पास करेगा। अब द केस इंक्लूडिंग इशुएंस ऑफ वारंट्स फॉर रिटेंशन ऑफ सच डाटा और अदरवाइज, और ये भी कह सकता है इस डाटे को, वो कोर्ट एक हुक्म पास कर सकता है कि इस डाटे को स्टोर करो, इस डाटे को इतनी अरसे तक आपने रिटेन रखना है, तो या कोई और ऑर्डर जैसे वो करना चाहे कर सकता है। नंबर नेक्स्ट, द पीरियड प्रोवाइडेड सब सेक्शन 1, वो उसने जो कहा था कि ये 90 दिन वाली बात कर दी थी, कह रहा है वो पीरियड को फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ डाटा में बी एक्सटेंडेड बाय द कोर्ट इफ सो डीम्ड necessary upon receipt of an application from the authorized officer in this behalf। वो कह रहा है कि वो उसको रिजर्व उस पीरियड से ज्यादा भी रखना है, तो वो जिस वक्त एप्लीकेशन वो ऑफिसर देगा कि जनाब ये 90 दिन से ज्यादा चाहिए, जैसे उसने 90 दिन पीछे बताया, तो फिर वो उसको बढ़ा भी सकती है कोर्ट, अगर दरखास्त उसको उस ऑफिसर की तरफ से दी जाती है। तो नेक्स्ट, रिटेंशन ऑफ ट्रैफिक डाटा,
अब ट्रैफिक डाटा जो इधर से उधर से इधर आता है, जो हमने डेफिनेशन कॉलम 230 में पढ़ी है, उसको रिटेन करना है। तो उसका क्या तरीका है? सर्विस प्रोवाइडर, आ सर्विस प्रोवाइडर शेल within its existing or required technical capability, जो उसके पास है या उनको चाहिए, retain its specified traffic data for a minimum period of 1 year, वो 1 साल तक उस डाटे को रखेगा। आर मिनिमम की बात, आर सच पीरियड एज अथॉरिटी, या जैसे बीटीए उनको कहता है, अथॉरिटी भी आपने पीछे पढ़ा है, मेल नोटिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे वो बताते रहेंगे कितने ऐसे तक चाहिए तो उतने ऐसे तक पड़ा रहेगा, लेकिन मिनिमम 1 साल कहा। एंड सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ वारंट इश्यूड बाय द कोर्ट, और जब उनको चाहिए या फिर क्या, और उस हद तक कि जब कोर्ट उसको वारंट इशू करता है, हुक्म इशू करता है। प्रोवाइड दैट डाटा टू द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कि ये क्या करो, ये डाटा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दो। आर द ऑथराइज्ड ऑफिसर वेन एवर सो रिक्वायर्ड, जब जब उसको चाहिए तो ये उसको हैंड ओवर करो, वो इसको ताकि पर्पज क्या, इन्वेस्टिगेशन का। द सर्विस प्रोवाइडर shall retain the traffic data under subsection 1 by fulfilling all the requirements of data retention and its originality as provided under subsection 5 and 6 of electronic transaction ordinance। तो वो सर्विस प्रोवाइडर उसको रिटेन उसी तरह करेगा जैसे कि ये ETU 2002 है, ये 51 ऑफ 2002 का एक एक्ट है, जो सेक्शन 5 और 6 है। ये चीज़ें मैंने कहा याद रखा करो, जो छोटी छोटी अदर लॉज से चीज़ें आती हैं, बाज़ औक़ात वो उनका क्या करता है, MCQs बना लेता है। जैसे ऊपर 90 दिन आया तो वो 90 दिन का एक MCQs बना सकता है। तो इस तरह चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी है। फिर एनी ओनर ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम हु इज नॉट अ लाइसेंसी ऑफ अथॉरिटी, मतलब बात यह है कि जिसके पास अथॉरिटी से, PTA से लाइसेंस नहीं है, तो वो वायलेट करता है। अगर सब सेक्शन 1 को उसने कहा था ना 1 साल, कम से कम 1 साल का डाटा रखना है आपने, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना। सब सेक्शन 1 आपने अगर पढ़ा था तो उसके अंदर उसने कहा कि कम से कम 1 साल। तो अगर वो कह रहा है कि 1 साल वाली बात को अगर वायलेट करता है तो उसने क्या किया, गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल। पहली बात कह रहा है कि अगर वो कौन है, नॉट अ लाइसेंसी, वो बात कर रहा है। फिर इफ कमिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर उसने पहली दफा किया है, फाइन विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 10 मिलियन रुपीज, तो उसको 10 मिलियन तक जुर्माना हो सकता है। एंड अपॉन एनी सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, और अगर उसके बाद उसने किया तो उसको सजा मिलेगी। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 6 months आर विद फाइन आर विद बोथ। तो ये जुर्माना भी हो सकता है 6 महीने। अगर एक गलती हुई तो 10 साल तक, 10 मिलियन तक का जुर्माना है, लेकिन हर गलती पे उसको सजा मिलेगी, और सजा उसके साथ उसको 6 माह तक मिल सकती है। फिर प्रोवाइड दैट वेयर द वायलेशन इज कमिटेड बाय अ लाइसेंसी ऑफ द अथॉरिटी, अगर वायलेशन, पीछे बात की नॉट लाइसेंसी की, अब लाइसेंसी की बात कर रहा है। लाइसेंसी PTA से जो अप्रूव्ड होती हैं वो वायलेट करता है, the committed by the licensee authority, the same shall be deemed to be violation and terms and condition of licensee and shall be treated as such under the Pakistan Telecommunication Reorganization Act 1996, एक्ट नंबर 27 ऑफ 1996। तो फिर उसके अंदर जो लाइसेंसी के लिए पेनल्टीज लिखी गई हैं वो उनको मिलेंगे। ये सेक्शन 33 है, अरेस्ट वारंट फॉर सर्च एंड सीजर, किसी को किस तरह सर्च करना है और किस तरह उसको मुंजमद करना है वो बात करेगा। कहता है अपॉन एन एप्लीकेशन बाय ऑथोराइज्ड ऑफिसर दैट डेमोन्स्ट्रेट्स टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट दैट देयर एग्जिस्ट रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव, कहता है जब कोई दरखास्त आएगी ऑफिसर के पास तो उसमें यह होगा कि कोर्ट को सेटिस्फेक्शन है कि वो जो रीजनेबल ग्राउंड उसके पास हैं टू बिलीव दैट, कि वो यकीन कर सके, देयर मे बी इन अ स्पेसिफाइड प्लेस, कि एक खास मखसूस जगह है, एन इंफॉर्मेशन सिस्टम डाटा, या कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम डाटा डिवाइस है या कोई दूसरा डाटा है, वो क्या है उसमें, मे रीजनेबली बी रिक्वायर्ड, कि ये हमें चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, किसके लिए, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए। फिर
or criminal proceeding which may be material as evidence in proving a specifically identified offense made out under this act। उसने कहा कि उसके लिए कि जहां इस एक्ट के तहत ऑफेंस हुआ है तो हमें उसके लिए चाहिए ये एक हमारी बहुत ही मखसूस खास किस्म की एविडेंस है जो हमें चाहिए। फिर वो सर्च वारंट उसको दे सकता है या सीजर के लिए। हैज बिन acquired by a person as a result of commission of offense, या उसने वो लेके चला गया, एक्वायर कर लिया है किसके नतीजे में, ऑफेंस के कमिट होने के। द कोर्ट मे इशू अ वारंट, फिर कोर्ट इशू करेगी, which shall authorize an officer of the investigation agency with such assistance as may be necessary। फिर कोर्ट एक हुक्मनामा जारी करेगी जिसमें ये एक रीजनेबल नेसेसरी जितनी जरूरियात की होंगी कि उसको असिस्ट भी करेगी टू एंटर द स्पेसिफिक प्लेस, कि उसमें तुम घुस जाओ, एंड टू सर्च द प्रेमिसेस, और उस बिल्डिंग को सर्च करो, एंड एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम या इंफॉर्मेशन सिस्टम या डाटा या डिवाइस या स्टोरेज मीडियम रेलेवेंट टू द ऑफेंस, जो ऑफेंस से मुंसलिक है, आइडेंटिफाइड इन द एप्लीकेशन, जिसको उसने साफ ज़ाहिर दरख्वास्त दी थी तो फिर ही उस पर आया ना, तो जो जो चीज़ें दरख्वास्त में होंगी, एंड एसेस, और उसको कब्जे में ले, और सीज, उसको मुंजमद करे, और सिमिलरली सिक्योर एन इंफॉर्मेशन सिस्टम डाटा डिवाइस और अदर आर्टिकल रेलेवेंट टू द ऑफेंस आइडेंटिफाइड इन, और उसको फिर सिक्योर भी करे। फिर नंबर नेक्स्ट, इन सर्कमस्टांसेस इन्वॉल्विंग द ऑफेंस अंडर सेक्शन 10 क्या था, साइबर टेररिज्म, under which a warrant may be issued but cannot obtained without the apprehension of destruction। लेकिन उससे क्या होगा, आप कहते हैं नहीं जनाब ये वारंट तो मिल गया, लेकिन ये वारंट में एग्जीक्यूट बिना किसी चीज को डिस्ट्रॉय किए या अल्टर किए या लॉस ऑफ डाटा के इंफॉर्मेशन सिस्टम के, ये वारंट एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकते। फिर क्या होगा, क्या डिवाइस और अदर आर्टिकल रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन, कि मतलब उनको चाहिए लेकिन वो कह रहा है ये बिना अल्ट्रेशन के या उसके हो नहीं सकते। द ऑथोराइज्ड ऑफिसर हु शैल बी अ गैजेटेड ऑफिसर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि गैजेटेड ऑफिसर होता है कम से कम 17 स्केल से अबव का, 17 स्केल से शुरू होते हैं गैजेटेड ऑफिसर, मे एंटर द स्पेसिफिक प्लेस, तो फिर उस जगह पे जहां पे डिस्ट्रॉय होने, डिस्ट्रक्शन होने या इसका खदशा हो, तो फिर वो क्या करेगा, गैजेटेड ऑफिसर ऐसी सूरत में उस जगह पे एंटर होगा, एंड सर्च द प्रेमिसेस एंड एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम डाटा डिवाइस और अदर आर्टिकल रिलेवेंट टू द ऑफेंस एंड असेस सीज अ सिमिलरली सिक्योर। फिर ऐसी सूरत में जैसे उसने पीछे बताया सिंपल था, तो यहाँ पे अगर इस तरह का कोई खदशा है तो ऐसी सूरत में सिर्फ गैजेटेड ऑफिसर को ही अलाउ करेंगे। फिर provided that the authorized officer shall immediately, foreign but not later than 24 hours, bring to the notice of the court the fact of such search or seizure, and the court on receipt of such information may pass such order as deemed appropriate in the circumstances of the case। वो कह रहा है जैसे ही उन्होंने कब्जे में लिया, मुंजमद किया, तो फौरन या 24 घंटे से ज्यादा डिले नहीं करना, कोर्ट को बताओ कि हमने ये चीजें सर्च की हैं और ये सीज की है, और फिर कोर्ट उस पर ऑर्डर करेगा जैसे उसको मुनासिब लगेगा। फिर वारंट फॉर डिस्क्लोजर ऑफ कंटेंट डाटा, उसके लिए भी वारंट उनको चाहिए है। अपॉन एन एप्लीकेशन, एक दरखास्त दी जाएगी बाय एन ऑथोराइज्ड ऑफिसर की तरफ से, दैट डिमॉन्स्ट्रेट्स टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट दैट देयर एग्जिस्ट रीजनेबल ग्राउंड, कि जनाब ये खदशा है, ये हमें जरूरत है इस रीजनेबल ग्राउंड की बिना पे, टू बिलीव दैट द कंटेंट डाटा स्टोर्ड, और यकीन ये है कि जो कंटेंट डाटा स्टोर है इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम में, इज रीजनेबल रिक्वायर्ड, ये हमें चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ एन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, जिसके लिए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीडिंग के लिए, विद रिस्पेक्ट टू एन ऑफेंस मेड आउट अंडर दिस एक्ट, कि जनाब ये इस एक्ट के अंदर जो ऑफेंस हुआ है ये डाटा फ्ला इंफॉर्मेशन सिस्टम में पड़ा है, हमें चाहिए। फिर द कोर्ट में, कोर्ट क्या कर सकती है, उसकी डिस्क्रिप्शन, आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन तो रिकॉर्ड करेगी, ऑर्डर दैट द पर्सन इन कंट्रोल, उसको ऑर्डर करेगी जिसके कंट्रोल में, जिसके कब्जा में वो है,
of the data information system to provide such data or access to such data to the authorized, या तो वो डाटा दे दो या फिर उस ऑफिसर को उस तक रसाई दे दो। द पीरियड ऑफ वारंट इश्यूड अंडर सबसेक्शन 1, वही जो उसको ऑर्डर करती है उसका कितना पीरियड होगा, मे बी एक्सटेंडेड, उसको बढ़ाया जा सकता है बियॉन्ड 7 डेज, उसको 7 दिन से ज्यादा तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इफ एन एप्लीकेशन अ कोर्ट ऑथराइज एन एक्सटेंशन फॉर पीरियड फर्दर पीरियड ऑफ टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कोर्ट, वो अगर कोर्ट वो कहता है जनाब ये टाइम जो आपने दिया ये कम है, तो कोर्ट आपको दरखास्त देगा और कोर्ट उसको बढ़ा सकती है मजीद 7 दिन से ज्यादा, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, लेकिन उस वक्त जब उसको अप्लाई किया जाएगा। फिर पावर ऑफ एन ऑथोराइज्ड ऑफिसर, पास क्या है जी बेटा, इनफ, चलें ठीक है बेटा, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट इसको कल देखेंगे। अच्छा जी,